मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खौफसात हम पाकिस्तानियों और हमारे मुल्क पाकिस्तान को जिद सूट नहीं करती। हमने जब भी जिद की हमें उसका नुकसान हुआ। 1970 में इलेक्शन हुए, भुट्टो साहब जिद लगाकर बैठ गए कि मैं अपोजिशन में नहीं बैठूंगा, हुकूमत बनाऊंगा। दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान भी अड़ गए। नतीजा क्या निकला? मुल्क टूट गया। आप इसके बाद अब तक की तारीख मुलाहिजा कर लीजिए, आपको जिद के हाथों लोग, हुकूमतें और मुल्क तबाह होता नजर आएगा। भुट्टो साहब की जिद उन्हें फांसी तक ले गई। जनरल ज़ियाउल्लाह की जिद इन्हें शहीद करवा बैठी। बेनजीर भुट्टो की 2 और मियां नवाज शरीफ की 3 हुकूमतें जिद की नजर हो गई और जनरल परवेज मुशर्रफ आज जिद की वजह से मुल्क बदर हैं और अब शेख रशीद जिद पर अड़ गए हैं। यह मुल्क की तारीख में पहली बार वजीर की हैसियत से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से परसों 2 मुलाकातें हुई हैं। मैंने उनसे गुजारिश की है कि शहबाज शरीफ किसी कीमत पर कबूल नहीं है, उसके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाए। शहबाज शरीफ घुटने के बल लेटा हुआ है कि जिसको मर्जी ले आओ, शेख रशीद को ना लाओ। इमरान खान ने मुझे नामजद किया है, प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टिव है, मैं मेंबर बन चुका हूं। शेख रशीद की इस जिद के नतीजे में अपोजिशन भी इकट्ठी हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी मुखालफत शुरू हो चुकी है। शेख रशीद साहब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद मेंबरान PAC में मौजूद है और जो कोई शहबाज शरीफ जहाँ पे कोई गलत काम करना चाहेंगे तो उसके लिए हम रुकावट बनेंगे और PAC में मुल्क पाकिस्तान के मफाद में जो भी काम होगा उसके लिए तमाम मेंबरान जो है वो वहाँ मौजूद है। इस जिद का क्या नतीजा निकलेगा? अपोजिशन तमाम कमेटियों से मुस्ताफी हो जाएगी और यह कौमी असम्बली नहीं चलने देगी। क्या हुकूमत को यह खतरा नजर नहीं आ रहा? यह इस जिद पर क्यों अड़ चुकी है और कहीं हुकूमत अपोजिशन की तवज्जो असल मसाइल यानी बिजली, गैस और महंगाई से हटाने के लिए PAC की गर्द तो नहीं उड़ा रही? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि आज वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह बता दी। ये गैस के बिल आए हैं, किसी को पता है कि क्यों हमें गैस की बढ़ानी पड़ी है? क्योंकि गैस के ऊपर 157 अरब रुपए के कर्जे चढ़े हुए हैं। गैस सेक्टर को बैंक भी कर्जे देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। मुश्किल वक्त है, लेकिन मैं सारे अपने लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह आगे इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। क्या वाकई ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा और कौम का मुस्तकबिल रोशन है और अब NRO नहीं होगा, ख्वाह सऊदी अरब मुल्क में $20 बिलियन की सरमायाकारी ही क्यों ना कर दे? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और सऊदी अरब के वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। हुकूमत ने इनके कयाम के लिए एक बार फिर नेशनल यूनिवर्सिटी बंद कर दी। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान होंगे उस्मान डार साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसियाँ रास्ते में अनकरीब पहुंच जाएंगे। और सेनेटर रुबीना खालिद साहब हमने ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक। राना सनाउल्लाह साहब, ये फरमाइएगा सर, आप शेख रशीद साहब से इतने खाइफ क्यों हैं? उनको बनने दें अगर वो बनना चाहते हैं तो। देखें, हमने तो सिर्फ ये बात की है कि कोई पिछली 70 साल कह लें या 50 साल कह लें, रवायत ये है कि स्टैंडिंग कमेटी का कोई भी मिनिस्टर कभी मेंबर नहीं हुआ। लेकिन अगर ये कोई नई रवायत कायम करना चाहते हैं तो कर दें, बना दें उसे। हम तो उसको उसके मेंबर बनाने में कोई हमें उज़र नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा है अपने तौर पे कि अगर ये मेंबर बने तो इसका, क्योंकि मेंबर बनने की उसकी
नीयत और उसकी जो है वो कोशिश ये है कि वहाँ पे मैं जाके गंद करूँ, वहाँ पे जाके मैं बदतमीज़ी करूँ। तो मैंने कहा कि इस यानी पिंडी के शैतान को फेस मैं ज़्यादा बेहतर अंदाज से कर सकता हूँ, तो अगर मियाँ साहब मुनासिब समझें तो मुझे भी साथ ही मेंबर बना दें। बस सिर्फ इतनी सी बात है। बाकी वो बिस्मिल्लाह दंगल है नहीं, जहाँ पे आपने मुकाबला करना है, दंगल नहीं है, फिर दंगल नहीं है तो फिर क्यों आना चाहते हैं वो? उनके बाकी मेरा ख्याल है कुछ 13 के करीब 12 के करीब मेंबर्स बैठे हैं, तो वो कौन सा काम है जो शेख रशीद साहब ने आगे करना और बाकी जो है वो नहीं कर सकते? वो ये कहते हैं कि 2 होंगी पीएससी, एक मियां शबाशी साहब की होंगी और एक शेख रशीद की होंगी। ऐसा हो तो जाहिर है अगर वो करना चाहते हैं जमहूरियत को, ऐसा हो नहीं सकता, बनाना चाहते हैं तो अगर करना बनाना चाहते हैं 2 पीएससी, तो वो तो इनको रूल्स को अमेंड करना पड़ेगा, वो अमेंड कर लें और बना लें। अच्छा, अगर फर्ज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अड़ जाती है, जैसे कि शेख रशीद साहब को ये कहना है कि वज़ीर साहब ने मुझे बना दिया है, मैं हो चुका हूं, स्पीकर साहब की कोई जरूरत नहीं इसमें, अब अगर गवर्नमेंट डट जाती है इस पे, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? देखिए, इसमें यह है कि ये एक पार्लिमानी रवायत है। उस पार्लिमानी रवायत के मुताबिक 40 स्टैंडिंग कमेटियों में से 18 अपोजिशन के पास हैं, 20 गवर्नमेंट के पास हैं, लेकिन हर स्टैंडिंग कमेटी में गवर्नमेंट और उसके एलाइज की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। इस तरह से अगर वोट आउट वो पीएसी में करेंगे तो फिर बाकी 18 में भी कर दें। इस तरह यानी ये एक पार्लिमानी और जमहूरी रवायत है, ये कोई वहाँ पे वोट आउट करने की, अक्सरियत की या अक़लियत की बात नहीं है। और अगर फिर वो अपनी इस बात से पीछे हटेंगे, एक जमहूरी और पार्लिमानी रवायत को जो है वो डिसलॉज करेंगे, तो फिर उसके बाद फिर बाकी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर भी फिर इसका असर पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप, जैसे कि आज खुशीशा साहब ने कहा कि हम कौमी असम्बली नहीं चलने देंगे, तो आप मिल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप फिर ये पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे? नहीं, देखें, बात ये है कि पार्लियामेंट ने चलना है जमहूरी और सियासी रवायात के मुताबिक। अगर ये उन रवायात को बुरुए कार नहीं लाएंगे तो फिर नहीं चलेगी। उसने अपनी जमहूरी रवायात के मुताबिक ही चलना है ना। तो देखिए ना, माशाल्लाह लग जाएगा सर इस तरह, तो आपका फेलियर है फिर तो ये, तो आप चाहते हैं फेल हो जाए बात। ये देखें, ये इस बात को सोचना जो है ये हमारा काम नहीं है, ये उनका काम है जो इनको लेके आए हैं। वो इनसे कहें कि ये बिहेव करें, अगर ये बिहेव नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, इनको वो वापस ले जाएं फिर। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं सर कि आपकी वजह से और हुकूमत की वजह से और शेख रशीद साहब की वजह से जो रियल इश्यूज हैं पाकिस्तान के, मतलब बिजली का इशू है, इस वक्त गैस का इशू है, महंगाई का इशू है, आप सबकी तवज्जो उससे हट गई है और आप सिर्फ इसी काम में? यही वो वजह है कि हुकूमत जो है वो दानिस्ता तौर पे इन इश्यूज़ को बुरुए कार लाती है, कभी शेख रशीद की सूरत में, कभी फवाद चौधरी की सूरत में, कभी वो पंजाब से चौहान की सूरत में, कभी जब उनमें से कोई खामोश होता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बोलते हैं। ये वो इश्यूज़ हैं जिनसे तवज्जो को हटाने के लिए गवर्नमेंट जो है दानिस्ता तौर पे इन इश्यूज़ को जो है वो चाहती है। ठीक हो, डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, आप चाहते क्या हैं? आप शेख रशीद साहब पे क्यों डटे हुए हैं, और बिलखुसूस वज़ीर आज़म साहब, यानी स्पीकर साहब भी नहीं चाहते? अब तो आपकी अपनी पार्टी के अंदर से रिवोल्ट होनी शुरू होगी, लोग कहना शुरू हो गए हैं कि जी उनकी जरूरत नहीं है। शेख रशीद साहब रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो कहते हैं कि मैं पीआईसी का मेंबर हूं और मुझे वज़ीर ने अपॉइंट कर दी है और मैं जाऊंगा। आप बेसिकली चाहते हैं कि पार्लियामेंट काम ना करे? देखिए, हम क्यों नहीं चाहेंगे पार्लियामेंट काम ना करे, हम गवर्नमेंट में हैं। तो साहब देखिए, अगर शहबाज शरीफ साहब नैब की हिरासत में होते हुए अगर पैक के चेयरमैन बन सकते हैं, तो शेख रशीद साहब क्यों नहीं बन सकते किसी कमेटी के मेंबर? और दूसरी बात, लेकिन वजीर नहीं बन सकता ना, वैसे उनसे वजारत वापस ले लें आप। चलें, ये तो फैसला शेख रशीद साहब ने करना है कि उन्होंने वजारत छोड़ के पैक में आना, जो वो बेहतर समझते हैं, इसलिए कि उनकी अपनी पार्टी है और वो फैसले लेने में आजाद हैं। लेकिन मैं राना साहब को इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए? वो हमारे साथ है, हमारे इत्तेहादी हैं माशाल्लाह। आपने उनको वजारत दे दी, लेकिन पीएसी में क्यों आप देखना चाहते हैं उनको? देखिए, पीएसी में अगर एक तजर्बाकार सियासतदान है, उन्हें माशाल्लाह पता है सारे मामलात का, तो अगर वो आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। दूसरी बात, ये राना साहब कह रहे थे जी हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। चौधरी साहब, अगर हमने कंप्रोमाइज किया था शहबाज शरीफ साहब पे, हम डे 1 पे कह रहे थे कि वो एज ए पैक चेयरमैन हमें कबूल नहीं है, लेकिन उसकी एक ही बुनियादी वजह थी कि हम चाहते थे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स आगे बढ़े। लेकिन आपने देखा है कि ये पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे। जो इजलास होता है उसमें सिलेक्टेड के नारे लगाते हैं। बाबा, हम मानते हैं हमें 1,68,00,000 पाकिस्तानियों ने सिलेक्ट किया है, हम कहाँ कह रहे हैं हम सिलेक्टेड नहीं है? सिलेक्टेड है।
वोट लेके आए हैं, पाकिस्तानियों ने सिलेक्ट किया इमरान खान को, जो लेके आए हैं वो पाकिस्तानी है। वैसे इलेक्शन में देखिए वो इलेक्शन इलेक्टेड है, वो आप आईनी कानूनी तकाजों में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अवाम ने सिलेक्ट किया, हमें इस चीज नहीं ये सिलेक्टेड प्रॉब्लम क्या है, फिर एम्बैरेसमेंट क्यों फील करते हैं? अगर आप ये समझते हैं अवाम ने आपको सिलेक्ट कर लिया है तो आप खुश हो इस पे? खुशी से कह रहा हूं कि हमें अगर सिलेक्ट किया अवाम ने, हमें खुशी है। ये पता नहीं किसको मैसेज देना चाहते हैं जी सिलेक्टेड, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं है जी। सिलेक्टेड पूरी कौम देख रही है, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग। अच्छा, आपका ख्याल ये है कि अपोजिशन नहीं चाहती कि पार्लियामेंट चले, लिहाजा अब क्योंकि आपने कंप्रोमाइज करना था जो आपने कर लिया, अब ये क्योंकि चलने नहीं दे रहे तो आपने सोचा है कि शेख रशीद साहब आएंगे तो काम ठीक हो जाएगा। फिर देखिए चौधरी साहब, एक तो इन दोनों पार्टीज का एक नेचुरल अलायंस बन गया है करप्शन को लेके, एहतसाब को लेके। अब ये देख रहे हैं जिस तरह अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस मुल्क में चल रहा है, और हमारी बचत उसी सूरत में है अगर हम दोनों आपस में जुड़े रहेंगे। ये कब कौम ने, हमने एक्सपोज किया इन्हें। हम पहले भी कहते थे कि ये नूरा कुश्ती करते हैं, इनका मुखमुका है। अब आपने देखा किस तरह से एक दूसरे के पेड़ फाड़ रहे हैं। ये पार्लियामेंट में बड़ा कहते थे जी मैं घसीटूंगा, मैं पेड़ फाड़ूंगा, जब देखा कि एक दूसरे पे हाथ डाल रहा है, हमने कहा ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब इनका असल कौमी असेंबली नहीं चलती या चलती है, या पूरी अपोजिशन तमाम कमेटियों से बाइकाट कर देती है, वो निकल जाते हैं उससे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? हमारी पूरी नेक नीति से कोशिश है पार्लियामेंट चलनी चाहिए। हमें 1,68,00,000 पाकिस्तानियों ने वोट दिए उनके मसाइल हल करने के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए। कमेटियों से अपोजिशन चली जाएगी तो मसाइल कैसे हल करेंगे आप डॉक्टर साहब? तो ये फरमाइएगा कि आप अब तो एक अलायंस है, अब जैसे खुर्शीद शाह साहब ने कह दिया कि अब ये हटा के दिखाएं, मियां शहबाज शरीफ साहब को अगर हटाया गया तो हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, तो क्या फ्यूचर देख रही हैं आप पार्लियामेंट का? देखिए, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब की बड़ी अच्छी बात थी कि ये अवाम के मसले हल करने के लिए आए हैं, और उनकी जो प्रायोरिटी है वो भी यही होनी चाहिए। लेकिन जो 6 महीने से हम देख रहे हैं, कम से कम पब्लिक का कोई मसला हल करने की इनकी कम से कम मैं तो नहीं देख रही कि कोई प्रायोरिटी हो, क्योंकि ये उलझाए रखते हैं लोगों को। अभी सारे उसी किस्से में कि करप्शन थी, फलाना था, ये इस वजह से होगा क्योंकि करप्ट था। अब देखिए काफी हो गया है, लोगों को समझ आ गई, लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए। लोगों को मसाइल का हल ये दिया है कि बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, खाना भी महंगा, हर चीज महंगी। कहा है ना कि जब रोजाना के 6 अरब रुपए हमें सूद देना पड़ेगा तो कहां से पैसे लेके आएंगे? पहले तो मेरी आपके तवज्जुह से इन सब मैं चाहती हूँ कि जो पीटीआई के जितने लोग हैं ना, उनको एक कोर्स कराना चाहिए, वो एक होता है ना क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स का, क्योंकि ये अरबों करोड़ों लाखों का फर्क इनको कुछ पता नहीं है। ये अपनी मर्जी के फिगर्स हैं जो ये बना लेते हैं। तो एक क्रैश कोर्स जरूर मैं चाहूंगी कि ये कर लें सब मिलके, कि इनको समझ आ जाए कि करोड़ में कितने इनको वाकई। देखिए जब आप बोल रहे थे साहब, जब आप बात कर रहे थे, आई डिडंट इंटरप्ट यू, आई वुड एक्सपेक्ट द सेम कि आप मेरी बात कैसे करना है, एनकाउंटर पे क्रैश जब फिर आप बोलेंगे तो फिर मैं भी बोलूंगा। देखिए मैं आप देख लें, इनका रवैया शुरू से यही है कि ये लोगों के तवज्जो हटाना चाहते हैं जो असल मसाइल हैं। ये आप आएंगे सेनेट में, इनका रवैया देखें ना, कोई ना कोई वजीर आके कोई ऐसी बात करके चला जाता है रोजाना का खराब हो जाता है। कर्जे इनको रोज 15 अरब रुपए के लेने पड़ते हैं। और दूसरा ये है कि 157 अरब रुपए जब गैस की हो, जो साहब हम मुझे बताएं तो कैसे चलाएंगे? सुन लेना, यानी इमरान खान की आज की तकरीर का लुबे लबाब ये है कि जितना भी कर्जा लिया गया सब इन्होंने करप्शन और खुद खाने के लिए लिया। वो चलो भी हमने तो खुद खाने के लिए लिया था, ये आप 15 अरब किसके लिए ले रहे हैं? आपका कर्जा उतारने के लिए ले रहे हैं। नहीं तो आप 15 अरब क्यों ले रहे हैं? 100 अरब सालाना कर्जा 6 दे रहे हैं आप, 6 आप दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। बाकी जो 9 अरब है वो खाने के लिए, आपके कर्जों की किस्त उतारने के लिए हमें जाना पड़ रहा है। एक खुशी की खबर है, खबर यह है कि वो वलीअहद आ रहे हैं सऊदी अरब के, $20 बिलियन के यहाँ पे मुआहदे हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा, लिहाजा ये मसाइल खत्म हो जाएंगे। देखिए पैसा तो आप देखेंगे कि कितना आता है और किन शराइत पे आता है, और उसकी हमें क्या कीमत अल्टीमेटली अदा करनी पड़ती है। एक लंबी कहानी है, इस पे एक आप अलग प्रोग्राम करें और इस पे पूरी तवज्जो से और पूरी इसके ऊपर कंसंट्रेशन करें कि सरमायाकारी आ रही है। नहीं देखिए, सरमाया 1200 मेहमान आ रहे हैं सऊदी अरब से पहली बार। हाँ, और उसके लिए हम 1200 गाड़ियों का भी इंतजाम करेंगे। पता नहीं वो कहां से आएंगी, हम सरकारी गाड़ियां तो बेच चुके हैं, लेकिन 600 गाड़ियां किराए पे ले। मैं आपसे ये बात क्रीम से ले रही है इसका मतलब अगले पूरा हफ्ता
तरह करीम किसी को नहीं मिलेगी। एक ये बात है कि अगर इनकी सीरियसनेस होती करप्शन को वाकई खत्म करने की और उसको एड्रेस करने की, तो ये पीएससी के ऊपर जो भी इन्होंने इशू बनाया ये ना बनाते। देखिए इसको एड्रेस होना कहाँ है, इन सब केसेस को एड्रेस होना है, ये पीएससी में आने हैं, इनके वहां मेंबर्स बैठे हुए, या तो इनको अपने मेंबर पे किसी पे एतबार नहीं है जितने इन्होंने उसमें भेजे। राजा रियाज साहब ने एतराज कर दिया, उससे पहले रियाज फतेहाना साहब ने एतराज कर दिया कि हम लोग बैठे हुए हैं, शेख रशीद साहब की जरूरत नहीं। मैं आपसे यही कह रही हूं ना कि ये तो दूसरे मेंबर्स की एक किस्म की उनकी इंसल्ट की जा रही कि भाई आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये आएगा, ये जो पिंडी का जो भी है। अच्छा, जो है गाड़ियों की आपको वैसे खौफ क्या है शेख साहब से? शेख साहब आ जाते हैं, वैसे ये कोई खौफ नहीं है, आप ये लाए भाई, लाए उनको। और प्राइम मिनिस्टर ने राणा साहब ने क्या लगा दे, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने मेंबर भी बनाने हैं, मतलब नुकता भी इतनी माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब कि मतलब वो मेंबर भी जो है कमेटियों के कायम कमेटियों के वो वजीर आजम साहब लगाएंगे, तो फिर बाकी लोग घर जाएं, एक वजीर आजम काफी है, एक शेख रशीद। अच्छा, वैसे ही वज़ीर किसी और की जरूरत नहीं। कैसे हम पॉइंट कर दिए शेख रशीद साहब को कि शेख रशीद साहब क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे कह दिया मैं बन गया हूं बस। देखिए चोई साहब, हर इंसान का अपना टैलेंट होता है, शेख साहब का अपना टैलेंट है, भाई आप उसको टैलेंट होना है। मेरा मतलब है क्यों घबरा रहे हैं अपोजिशन वाले? कौन घबरा है भाई, लाए मुझे एक मिनट की बात देखिए, घबरा कोई नहीं रहा असल में, क्योंकि सीरियस काम होना है और वो आप भी घबरा रहे हैं, नून लीग भी घबरा रहे हैं, झगड़ा ये नहीं है, झगड़ा ये बिल्कुल नहीं है कि शेख रशीद को मेंबर बनाया जाए या ना बनाया जाए। मामला ये है कि वो हटाना चाहते हैं बीजेसी की चेयरमैनशिप से मियां शहबाज शरीफ को, इतनी बात है। ठीक है, इस बात के ऊपर हमारा उनके साथ बनाए का फैसला आपने खुद किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद फैसला किया, अब इसमें यू टर्न लेने की क्या जरूरत है? नहीं ले रहे हैं, तो कोई नई बात तो नहीं। आपके प्रोग्राम में भी आया और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमने ये बात की, हमने पहले दिन से एक पोजीशन ली जी इन्हें नहीं होना चाहिए, चलें जी, इन्होंने एक स्टिफ स्टैंड लिया जी, यही होंगे, पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, हमने कंप्रोमाइज किया, हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, लेकिन उसके बाद भी देखें ये क्या कर रहे हैं, हर दूसरे दिन ब्लैकमेलिंग पे उतर आते हैं। फिर वो जो कंप्रोमाइज हमने किया, आप नहीं देख रहे मछली मंडी का जो माहौल बना हुआ है, हर इजलास के अंदर ये जो आप कह रहे हैं, फिर हम तो रिस्पॉन्ड करेंगे ना, मेरी बटन नहीं देना, हमने क्या चोई साहब चूड़ियां पहनी, आप लोग को स्पीकर का घेराव कर देते हैं। बात ये है कि हम फिर कोई चूड़ियां पहन के बैठे ये जो है वो वजीर खजाना को तकरीर करते हैं, उसका माइक आगे पकड़ लेते हैं, तकरीरें करते हैं। आपको याद है कि आप कागज फाड़ के तो फेंकते होते थे स्पीकर साहब के ऊपर, आप लोग घेराव कर लेते थे स्पीकर साहब का, आप माइक छीन लेते थे। कल्चर इंट्रोड्यूस कराया किसने? आपने। आप 90 की दहाई में देखें जरा, जो ये करते रहे एक दूसरे के साथ, आज वो अलग बात है, लेकिन चोई साहब आपने कहा चूड़ियां नहीं पहनी, क्या करेंगे आप? लड़ेंगे इनके साथ? नहीं, अगर इन्होंने दो हाथ करने हैं तो ठीक है, करो जी, करो। राणा साहब तो हर टाइम तैयार हैं, मैं तो राणा साहब से बल्कि सीखना चाहता हूँ कि किस तरह चुन के जेलों में से इन्होंने ऐसे ऐसे जबरदस्त कैदी निकाले। मैं तो क्रैश कोर्स जरूर करूंगा इनसे कि इनकाउंटर कैसे करते हैं, ये जरूर हमें क्रैश कोर्स करवाएं। वो जो कैदी करप्शन के मामले में बताएं, ये जरूर क्रैश आप बनाए मुकदमे। लेकिन डॉक्टर साहब एक सीरियस सवाल आपसे कि ये फरमाइएगा सर, ये प्रिंस आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए नेकनामी है और पाकिस्तान की माशी हालत भी से बेहतर होगी, लेकिन ये जो 1200 मेहमान आ रहे हैं उनको ठहराएंगे कहां पे, गाड़ियां कहां से लेंगे और अखराजात कौन अदा करेगा? मुझे वैसे फिगर का अंदाजा लोग आ रहे हैं, लेकिन जितने भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला दिल खोल कर मेहमान नवाजी करेंगे। देखिए जो भी आ रहे हैं मुल्क को कुछ देने ही आ रहे हैं, मुल्क का फायदा करने आ रहे हैं, उनको ठहराना माशाल्लाह इस मुल्क में 21 करोड़ लोग भी रह रहे हैं, 1200 की आप बात कर रहे हैं राणा, तो लोगों घरों में ठहराएंगे और इंशाल्लाह फिक्र ना करेंगे। 8 होटल इस्लामाबाद के बुक हो गए है सर, मैं आपको जिम्मेदारी होटल गवर्नमेंट ने बुक करवाए, 8 कोई कमी नहीं होगी, 8 के 8 होटल गवर्नमेंट ने बुक करवाए, 600 गाड़ियां आप किराए पे ले रहे हैं और उस प्राइम मिनिस्टर हाउस में ठहराएंगे वली अहद को जिसको आपने यूनिवर्सिटी बना दिया था। देखिए यूनिवर्सिटी जब तक नहीं बनती चोई साहब, जब तक यूनिवर्सिटी नहीं बनती, जब तक यूनिवर्सिटी तो बन गई है जाते, यूनिवर्सिटी कोई ओवरनाइट नहीं बन जाती। अच्छा, बनी नहीं है हमने। देखिए आप माशाल्लाह समझदार आदमी है राणा साहब, यूनिवर्सिटी बनने में अभी टाइम लगना है, जब तक नहीं बनती है, कोई स्टेट गेस्ट ठहर जाता है तो उसमें हर्जी क्या है?
कोई मुल्क का गद्दार कराने लगे हम वहां, सवाल जो वहां उंगलियां उठाएंगे। एक बात जो आज एक बात तय हो जानी चाहिए कि इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हर मुल्क में जा रहे हैं, वो ट्रस्ट डेफिसिट जो इस मुल्क में एग्जिस्ट कर रहा था एक करप्ट लीडरशिप की वजह से, उसको बहाल कर रहे हैं। एक ऐसे आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, एक पैकेज को लेके, उसका एंड ऑफ द डे इमरान खान की जात को फायदा नहीं होना, मुल्क को फायदा होना है, अवाम को फायदा होना है, लेकिन उनके पेट में दर्द हो रहा है ना, मुल्क क्यों तरक्की कर जाएगा? हमने तो बेड़ा गर्क किया था, हमने तो 2 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा था, $37 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट छोड़ा था, 2300 अरब का फिजिकल डेफिसिट छोड़ा था। ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? राणा साहब को ये तकलीफ है असल में। अजय वैसे डॉक्टर साहब ये कब तक कहते रहेंगे? अब तो आपने अपना हिसाब देना है, 6 माह में आपने क्या किया? आप जनवरी पे बात कर लेते हैं ना, साहब जनवरी पे बात कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मैं ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल आगे छोड़ो, एक बार सवाल छोड़ के जाता हूं कि जब आप यूनिवर्सिटी बना देंगे इसको, तो उसके बाद जब मेहमान आएंगे फिर क्या करेंगे? उनको कहां ठहराएंगे? एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये अगर यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो फ्यूचर में अगर कोई आ गया सर, तो फिर क्या करेंगे? गवर्नमेंट फैसला करेगी, लेकिन जो सब ये मेरी एक जाती राय है, क्योंकि मेरा ऑफिस जो है वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में है, तो माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के साथ आपको एक आलीशान महल जो नजर आता है प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरीट है, मैं समझता हूँ उसमें भी बहुत कुछ मैनेज किया जा सकता है। उसमें ठहराएंगे आप? मुस्तकबिल में बहुत कुछ किया जा सकता है। आपने अगर उसमें बेडरूम्स नहीं है, देखिए वो सब कुछ मैनेज, ऑफिस है, जाती राय है, गवर्नमेंट ने हो सकता है कोई और प्लान। अच्छा वैसे किसी ऑफिस में किसी मेहमान को ठहराया जा सकता है? मुझे देखिए ऑफिस बहुत जबरदस्त रेनोवेशन उस पर की जा सकती है। आप आए, मैं आपको दावत देता हूँ, आप आए कल, आपको पूरा, और वो मुफ्त में होगी रेनोवेशन जो है इसकी। देखें वो जो भी होगी, और गार्ड ऑफ ऑनर कहां देंगे? वैसे गार्ड ऑफ ऑनर किस जगह पे सर? वो डी चौक पे करेंगे? क्या करेंगे? उस नॉलेज इकोनॉमी को नहीं देख रहे हैं जो वो यूनिवर्सिटी बनने से इस मुल्क में उसने जो इकोनॉमी को बेनिफिट देना, ये ठीक, जो स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी बनेगी, आपके नौजवान पढ़ के निकलेंगे इस मुल्क की तमीर और तरक्की में जो, और आपका मुआवजा यूनिवर्सिटी जो है वो इस काबिल नहीं है कि वहां से स्टेट ऑफ द आर्ट लोग निकल सकें। करोड़ों से नहीं कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको दावत दे रहा हूं, आप आए पीएम सेक्रेटरी में आए, किसी और आपको चोई साहब इंशाल्लाह ताला आपको मैं मुतमिन करूंगा कि स्टेट गेस्ट फ्यूचर में मैनेज होंगे। ये बात नहीं है कि अगर वो पीएम इसको बंद करके हम एक नया बनाएंगे हाउस, कितना खर्चा आ जाएगा आपकी? माशाल्लाह रेनोवेशन स्टेट गेस्ट हाउस के मैंने आपसे कहा अरबों और खरबों का फर्क थोड़ा। बस आप ये देखिए कि बलिया साहब आ रहे हैं ना सर, हमारे 5 स्टार होटल में हम उनको नहीं ठहरा सकते उनकी सिक्योरिटी की वजह से, उनको इसलिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में ठहराया जा रहा है, और उसकी सिक्योरिटी भी पाकिस्तान के पास ही होगी, उनके अपने गार्ड्स के पास होगी। तो जब आप इस किस्म के बस अमेरिकन प्रेसिडेंट आ जाते हैं तो वो तो 5 स्टार होटल में ठहराएंगे, हमको कहां ठहराएंगे सर? उसके लिए ऐसी सिक्योर जगह चाहिए। जबरदस्त इतने मुश्किल सवाल नहीं, मुश्किल क्यों, मैं अल्हम्दुलिल्लाह चीज का जवाब दे रहा हूं। बेचा जाता है, देखिए भैंसों के कितने पैसे मिले थे, गाड़ियां कितने में दाम हुई, मुर्गी अंडा, मैं आपको दावत दे रहा हूं, मैं आपको दावत दे रहा हूं, आप आए। अगर उस्मान डार आपको पीएम सेक्रेटरीट से मुतमिन ना करके भेजे, कल प्रोग्राम फिर कर लेंगे, आ जाएं सुबह। ये है मेरा काम है आपको मुतमिन करना, जब नहीं करूंगा आप कहेंगे मुतमिन नहीं हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज दावा किया, उनका ये कहना है कि ये जो अंधेरे हैं आर्जी हैं और मुस्तकबिल बहुत रोशन है, और वो वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान मसाइल से निकल जाएगा। तो एक कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में है कि 6 माह में ये पाकिस्तान को ठीक कर लेंगे। देखिए एज अ पाकिस्तानी हम सबकी ख्वाहिश है, मुहब्बे वतन है हम सब, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो पाँव जो होते हैं पूत के वो पालने में ही नजर आ जाते, तो 6 महीने में नजर आ गई कितनी रोशनी आनी है और आगे दिखानी है इन्होंने हमें। लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि अल्लाह ताला करे ऐसा ही हो, लेकिन लग ऐसे नहीं रहा। जो हालात हैं, जो जिस किस्म की इनकी प्लानिंग है, जिस तरह मेरे भाई ने भी कहा कि वो मतलब एक इमारत बनी थी फॉरेन ऑफिस सेक्रेटेरिएट है, वो कह रहे हैं कि इसको हम स्टेट गेस्ट हाउस बना लेंगे, तो ये उल्टे बांस बरेली को मतलब जो चीज़ है उसको तोड़ दो, उसकी जगह दूसरी बना लो, तीसरी की जगह चौथी बना लो, तो ये शोबदाबाजी बहुत अरसा नहीं चलेगी। मैं इसको शोबदाबाजी कहूंगी, दो के अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन ये काफी लोग पिछले 6-7 साल से उन्होंने दे हैव बीन बाइंग ये जो है ना ये सारा कुछ, अब लोग तंग आ गए। अब लोग चाहते हैं कि जिनकी उम्मीदें थी, जिन्होंने वोट दिए थे, जिन्होंने नहीं भी दिए थे, वो समझ रहे थे कि चलें कुछ आ जाएगा, कोई तब्दीली होगी, लेकिन तब्दीली तो लेकिन ये वही है। देखिए सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात ठीक थे, दरमियान में खराब हुए, लेकिन अब दोबारा एक नए सिरे से तल्लुकात बन रहे हैं, तो फायदा तो होगा पाकिस्तान को आने वाले दिनों में। देखिए वली अहद हमारे मेहमान हैं और हमारा
मुस्लिम मुल्क है, हमारा बरादर मुल्क है, मोस्ट वेलकम उनको। लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ स्पेकुलेशंस पे काम करना कि ये हो जाएगा तो उस तरह हो जाएगा, तो ये मैं समझती हूँ जिस तरह राना साहब ने कहा, ये शेख चिली की बातें हैं, मतलब सारा दिन अंडे होंगे, मुर्गियां होंगी, मुर्गियों से निकलेंगे बच्चे होंगे, फलाना होगा, ये होगा, इसी काम में अगर हम लगे रहे तो फिर तो मुश्किल है कि कोई तरक्की। राना साहब देखिए, एक वक्त था कि जब ये महसूस होता था कि शायद इमरान खान साहब दुनिया को कायल नहीं कर सकेंगे, लेकिन अब दुनिया कायल होती हुई नजर आ रही है। अब अमेरिका के साथ तल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं, इंडिया के साथ भी शायद एक वक्त आए कि तल्लुकात ठीक हो जाए। लेकिन जैसे यूएई का क्राउन प्रिंस आया, अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आ रहे हैं, बाहर से सरमायाकार पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, तो अगले 6 माह में पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। देखें, अब इसमें यूएई की गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट, अमेरिका, अफगानिस्तान से मुतल्लिका जो है ये खारजा मामलात जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई भी बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उन मुल्कों से, उसके ऊपर जो है वो कोई बात आ सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम इस मौजू पे इससे ज़्यादा बात ना करें। लेकिन ये जो शिफ्ट लाए हैं खारजा पॉलिसी में, मैं यही कहने तक इक्तफा करूँगा कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल और फ्यूचर के लिए दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान जिस यानी दुनिया में जो ग्लोबल सूरत हाल है उसमें जिस लाइन के ऊपर वो चल रहा था वो लाइन बेहतर थी और वो उसका फ्यूचर ज़्यादा जो है वो रोशन था। अफ़गानिस्तान में भी जो ये करने जा रहे हैं उसके आपको 1 महीने 2 महीने में सारे असरात जो है वो सामने आ जाएंगे। ये बात उस तरफ नहीं जा रही जिस तरफ। लेकिन सर तालिबान को बिठाया है ना पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने और अफगान गवर्नमेंट के सामने, तो अचीवमेंट है पाकिस्तान के बिठाने से जो कॉम्प्लिकेशंस आपकी अफगान गवर्नमेंट के साथ और उसके पीछे गालबन नहीं बल्कि लाजमन इंडिया होगा, जो कॉम्प्लिकेशन सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। मैं उनके ऊपर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि बहरहाल हमारा मुल्क है और हम चाहते हैं कि हम जो है वो इन मामलात से जो है वो ओहदा बरा हो, उलझे ना। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सीरियस एक सवाल, एक इशू जो छोटा सा मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि सऊदीज आ रहे हैं, वो सरमायाकारी भी करेंगे पाकिस्तान में, और जो 3 दिन बाद जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे वो अच्छे होंगे और अनाउंसमेंट उनके ठीक होंगे। लेकिन उसकी एक प्राइस भी है। वो प्राइस है आपको चाइना के साथ जो आपके रिलेशन है पिछले, वो आपको वो तल्लुकात खराब होंगे, आपके ईरान के साथ जो तल्लुकात हैं वो खराब होंगे। तो जो हम प्राइस पे करेंगे, चाइना 154 अरब रुपया, सॉरी 54 अरब डॉलर का जो प्रोजेक्ट सी पैक में शुरू कर रहा था वो ठंडा हो जाएगा। इधर से 20 अरब अगर हम लेंगे तो 54 अरब डॉलर का नुकसान भी हम करेंगे, और ईरान के साथ हमने जो गैस का प्रोजेक्ट था हमारा वो भी जाएगा नुकसान में। तो ये बैलेंस कैसे करेंगे आप? देखिए जो साहब, हम कोई इतने कह लें कि मैं समझता हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनका आपने नाम लिया, इंशाल्लाह ताला इन सब को ऑन बोर्ड लेके ही हमने डिसीजंस करने हैं। हम कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे या ऐसा फैसला करने जाएंगे जो आप जैसे कह रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो सी पैक पे आपको कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको से एरियाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या बातें उनसे तय पाती हैं, ये हमारा जो ऑफिशियल वर्जन है वो उनके विजिट के बाद सामने आ जाएगा। देखिए आपने भी तैयारी कोई नहीं की, जी गवर्नमेंट ने भी तैयारी है, लेकिन अब आप चाहते हैं आपके प्रोग्राम में ही एडवांस में सब कुछ बता देते हैं ये होने जा रहा है। सवाल है, आप थोड़ा देखना, फिर 2 प्रोग्राम करने होंगे। चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंशाअल्लाह ताला नहीं आएगा। देखिए पाकिस्तान की जो ये हमारी जो मौजूदा हुकूमत है पीटीआई की, सबसे 71 सालों में सक्सेसफुल खारजा पॉलिसी जा रही है जिसपे उंगली उठा रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, सिर्फ इसलिए कि जो एक 10 सालों में 2 चीज़ों का हमें सामना रहा है। 10 सालों में एक टेररिज्म का रहा है जिसके ऊपर काबू पाया है। हम तमाम सियासी जमातों को मैं इसका हिरासत इस्तीम पेश करना चाहता हूँ, पाक फौज को पेश करना चाहता हूँ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पेश करना चाहता हूँ, उस पर हमने काबू पाया। लेकिन एक 10 साल जो यहाँ एक करप्ट लीडरशिप रही वो सबके सामने है। आप अकाउंटेबिलिटी है, देखिए यहाँ से आगे वो ट्रस्ट डेफिसिट जो इमरान खान की शक्ल में बहाल हो रहा है, वो जो बहाल हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती नहीं थी, उन्हें पता था जानी किस, अब आ रही है।
आ रही है इंशाल्लाह ताला। नहीं, ये किसने कहा है कि ये ट्रस्ट बहाल हो गया? इंशाल्लाह ताला। फिगर्स तो नेगेटिव में जा रहे हैं सर। अच्छा जनवरी में पहली बार बैंकिंग सिस्टम को नेगेटिव डिक्लेयर किया जा रहा है। देखें ये जितने इंडिकेटर्स थे ये पहले से ही नीचे की तरफ आ रहे थे, को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। नहीं कर रहा। देखें आपका करंट पाकिस्तान में कभी भी जो टोटल रेवेन्यू उसमें 12% से कम बैंकों के पास नहीं रहा, अब 8% पे आ गए। अच्छा मैं एक मोदी ने कल डिक्लेयर किया पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम जो नेगेटिव। 6 माह ठहर जाए, इसी मोडीज की रिपोर्ट पे यही पैनल होगा और हम बैठ के प्रोग्राम करेंगे। जब 4% पे आ जाएगा, 8 से 4% पे आ जाएगा। आपने भी 4% सेट किया था, तो इन्फ्लेशन को तो 6.6 के ऊपर आप उसे ले गए। वो आप सिर्फ जो है ना वो अपनी बात को दुरुस्त राना साहब एक सिंपल सा सवाल इस फिगर को गलत साबित कर देना मैं कह रहा हूं, कैसे गलत है? अरे मुझे वैसे आप सवाल छोड़ के जा रहे हैं। एक सिंपल सा सवाल मेरा भी रख लें इधर कि अगर मैं आपको कहूं कि मेरे घर में सारे चोर हैं और सब जो हैं वो ठीक नहीं है, तो आप मेरे घर में कोई कारोबार करने को तैयार होंगे मेरे साथ? देखें आप ये किस किस्म का हर जगह अपने मुल्क की बेइज्जती करके किस किस्म का जो है मुझे ब्रेक लेना। जब आपके घर में चोरा चिकारी हो रही होगी तो आप सदेबाब तो करेंगे। तो आप जाके लोगों को बताएंगे जिनसे आपने काम करना है, ये सब चोर है। मुझे वैसे सर मैं लूटने वाले सारे आप सर वैसे पाकिस्तान के अंदर आप खुद पंजाबी कल्चर के रहने वाले हैं, कोई शख्स ये नहीं कहता कि मैं चोर हूं और हमारे घर वाले सारे चोर हैं। पाकिस्तान ये नहीं कहा जाता। छोटी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये प्राइम मिनिस्टर साहब मुसलसल कह रहे हैं कि कोई एनआरओ नहीं होगा, बल्कि वो दुबई में भी उन्होंने कहा कि एनआरओ नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि जब भी एनआरओ होने लगता है तो कोई ना कोई शहजादा जरूर आता है पहले। और आपको याद होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ साहब ने कहा था कि बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब ओवर माई डेड बॉडी, लेकिन वहां से एक शहजादा आया और उसके बाद हो गया। और अगर इन्होंने मांग लिया एनआरओ वलिया साहब ने सऊदी अरब के, तो फिर आप इनकार करें? देखिए हमारे साथ तो वो इकोनॉमिक पैकेज के लिए आ रहे हैं। वो मुशर्रफ के दौर में भी इकोनॉमिक पैकेज के लिए अलग बात है कि शहजादे को दे के राना सनाउल्लाह उनकी टांगे पकड़ लें तो वो अलग बात है, हम एनआरओ दिला दें, उसकी हम गारंटी नहीं करते। अदरवाइज कोई एनआरओ नहीं होने जा रहा, क्रीम की गाड़ी में बैठ के फिर रहा है, कोई साहब एनआरओ नहीं होने जा रहा। जब वजीर आजम ने कह दिया मेरे के कोई एनआरओ नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ आप अपना कीमती टाइम इनके एनआरओ पे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने यूनिफॉर्म पहन के कहा था कि नहीं होगा, लेकिन ये भी हुआ। चौधरी साहब इनकी बात में खुद इन्होंने निगेट कर दी अपनी बात को। इन्होंने कहा कि हम तो नहीं दे रहे, लेकिन अगर राना साहब कहेंगे तो शायद वो बना लिया उनको। नहीं वलिया तो मेरी बात सुने, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हुकूमत में ये ऐसे ही बैठे हुए हैं कि इनका फिर कोई इख्तियार ही नहीं होगा कि वो राना साहब कहेंगे और वो एनआरओ दे देंगे और मियां साहब चले जाएंगे। तो इनका बीच में क्या काम है? ये चाचा खामखा बीच में किस लिए बैठे हुए हैं? जी राना साहब मुझे फरमाइए सर, ये अगर आप मना लें तो हो सकता है चले मना लेते तो फिर ये इनका क्या रोल है? सनाउल्लाह साहब शहजादे के करीब ये इनकी अगर सोच है। देखें बात ये है कि मतलब इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इनका कोई इख्तियार नहीं है, वो जुडिशियल कस्टडी में है। इस मुल्क का आइन और इस मुल्क का कानून इस वक्त कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कोई ताले आजमा नहीं है कि वो जो चाहे फैसला कर दे विदाउट अदालत। उनको ना कोई बेल दे सकता है, ना उनकी सज़ा को सस्पेंड कर सकता है, ना उनकी सज़ा को सेट असाइड कर सकता है। अगर ये समझते हैं कि अदालतों ने जो है वो एनआरओ के तहत या डील के तहत उनकी बेल लेनी है या उनका केस होना जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में, तो फिर ठीक है, फिर ये बात करें। वैसे राना साहब ये बार क्यों कहा जा रहा है एनआरओ का? खामोशी थी, अचानक 3 हफ्ते पहले से ये सारा सिलसिला शुरू हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि एनआरओ लेना चाह रहे हैं, नहीं देंगे, नहीं देंगे। इनके अंदर का खौफ मैं आपको बताता हूँ क्या है। मियां शहबाज शरीफ के ऊपर तमाम तर इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो फाइनल हो चुकी है और उसके खिलाफ ये 1 रुपए की करप्शन जो है वो साबित नहीं कर सके। मियां नवाज शरीफ उसके ऊपर कभी 3,000, कभी 10,000, कभी 30,000, कभी 13,000, उसका केस जो है वो सारा कंक्लूड हो चुका है, ना कोई आगे बात है ना कोई पीछे है। उनके फैसले में और मियां शहबाज शरीफ के केस में देयर इज नथिंग। उनकी बेल होने जा रही है
हो रही है बेल। बिल्कुल आपको कैसे पता? ये मेरिट के ऊपर, मेरिट पर। नहीं, मेरिट के नहीं, ऊपर। नहीं, ये- अच्छा, आप ये आपकी जो है- असेसमेंट है, ये इंफॉर्मेशन मेरी है। असेसमेंट है, मेरी असेसमेंट है। यानी बात ये है कि जब आप एक वकील जो है वो जब अपने केस को देखता है, ब्रीफ को, तो उसके बाद उसकी एक फेयर असेसमेंट बनती है। अब बात यह है कि ये खबर इनको भी है, असेसमेंट इनकी भी है। अब उसमें से निकलने के लिए या उसको अभाव में डालने के लिए ये शोर मचा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इन दैट वे ये तौहीन अदालत के भी मुर्तकब हो रहे हैं, और दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि अदालतें जो है वो NRO देंगी। चोई साहब, हम तो अच्छा, वैसे रुबीना साहबा, अगर फर्ज करें कि बेल हो जाती है, तो ये जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मार्च में कुछ झाड़ू फिर रहा है और वो बहुत से लोगों को अंदर देख रहे हैं, साथ वो आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ भी देखते हैं कि ये भी अंदर हो जाएंगे, ये ना हो कि ये चले जाएं, आप फंस जाएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम कम से कम वो पिंडी वाले हजरत जो हैं उनका बात कोई सीरियस नहीं लेते। वो हर वक्त मेरे ख्याल में या मजाक के मूड में होते हैं या पता नहीं किस मूड में होते हैं। उनकी आज तक कोई बात ना कोई सही हुई है, वो बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ बोलना, उनको बोलना है, कुछ ना कुछ बोलना है, चाहे नॉनसेंस बोलें। तो उनकी बात में तो कोई वजन नहीं है। मैं नहीं समझती कि इस तरह की कोई चीज़ होगी। अदालतें पाकिस्तान की हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का सामना किया है। अगर कोई बात होगी तो हम कभी ना घबराए हैं, ना भागे हैं, ना हमने किसी से डील की है, तो हम उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपकी गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि कुछ लोग हैं जो NRO लेना चाहते हैं, बल्कि मुराद सईद साहब ने तो 7 लोग कहा था। उन्होंने कहा एक बंदा कौमी असम्बली में बैठा हुआ, 7 लोग हैं जिन्होंने NRO मुराद सईद साहब से मांग लिया था। तो अब ये सवाल ये अब है आप कि देख अगर रहे हैं है कोई, non-seriousness। तो आप सामने बताएं क्यों नहीं उसका। लेके आते कि ये वो शख्स है जो हमसे माफी मांग रहा है, जो कह रहा है हमें जाने दें। राना सुनाउल्लाह साहब खुदा को हाजिर नाजर जान के कौम सुन रही है। जब इनकी लीडरशिप ने डिक्टेटर मुशर्रफ के साथ NRO किया था, रातों रात वो बवर्ची लेके पाकिस्तान छोड़ गए थे, इन्हें पता था? इनसे पूछे, पता था? खुदा को हाजिर नाजर जान के इस दफा मुराद सईद से ये कैसे कह सकते हैं कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है? देखिए चोई साहब, एक बात मैं चोई साहब एक इस बार बात आपको पता है वैसे? मैं एक बात राना एक सवाल साहब, आपसे। मेरी बात सुनिए। गवर्नमेंट को पता है इस बार? चोई साहब, हमने देना ही नहीं ना हमने करना है, कह दिया है। एक बात मैं राना साहब, तो फिर आप मैं- मांग क्यों रहे हैं? आज आपके वो प्रोग्राम में काम है भाई, चोई फैसला अदालतों ने चोई साहब, आज मैं इनका एक वहम जो है ना आपके प्रोग्राम में निकाल के जा रहा हूँ। ये बड़ा कह रहे हैं ना खौफजद हैं, मियाँ साहब बाहर ना आ जाएं। हम भी मुंतजर है कि आ जाए बिल्ली थैले से बाहर, देख लेंगे क्या करना है इन्होंने। हमने क्यों जा रहे हैं? आना शेर है ना थैले से बाहर। शेर वो बिल्ली नुमा शेर है, नहीं, सबको नहीं, पता है। वो शेर है, तो वो शेर है। वो शेर है जी, शेर है। आ जाए, देख लेंगे। आपको 2 मरतबा जो सियालकोट में जो है वो हराया, वो शेर ने हराया। शुक्र खुदा का करे अभी मैं नहीं आया पार्लियामेंट में। वो खत्म हो गया, लेकिन फैसला बहरहाल अदालतों ने ही करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।